हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। लास्ट क्लास में हमने 130 पॉइंट तक देख लिया था। उसके आगे हम इसको कंटिन्यू रखेंगे और जो मटेरियल है वो राही सर का मटेरियल है, ठीक है। तो फॉर मटेरियल जो भी एफर्ट है, क्रेडिट गोज टू राही सर। तो हम लोग आगे 131 से इसको पॉइंट वाइज एक एक करके देखते हैं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो लेट स्टार्ट टुडे सेशन। 131 कहता है कि if against a single sanction टू और मोर डिसवर्सिंग ऑफिसर हैव टू ऑपरेट साइमल्टेनियसली। हमारे पास सैंक्शन क्या है? सिंगल सैंक्शन है, लेकिन जो डिसवर्सिंग या जो भी ऑपरेट करेंगे डिसवर्सिंग ऑफिसर वो ज़्यादा है और वो सब उसी सैंक्शन पे काम करेंगे। द DA शुड सी दैट ऑर्डर्स इम्पोजिंग अ डेफिनिट लिमिटेशन ऑन द मनी ट्रांजेक्शन ऑफ ईच ऑफिसर आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो ये डिविजनल अकाउंट है, चूँकि एक ही सैंक्शन आया हर डिविजनल डिसवर्सिंग ऑफिसर के लिए, उसी सैंक्शन पे काम होना है, एक ही सैंक्शन में सबके लिए सैंक्शन किया गया है। तो DA ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो चेक करेगा कि जो ऑर्डर्स है, ठीक है, जो कि इम्पोज करेगा, एक तरह से एक लिमिटेशन वो डिफाइन करेगा कि इस डिसवर्सिंग ऑफिसर को इतना लिमिट दिया गया, इसको इतना किया गया, इसको इतना अलॉट किया गया। तो ये जो ऑर्डर्स होगा जो कि इम्पोज करेगा डेफिनेट लिमिटेशन ऑन द मनी ट्रांजेक्शन फॉर इच डिसवर्सिंग ऑफिसर, तो ये ऑब्टेन करेगा DO से, ठीक है। तो एक सिंगल सैंक्शन आया है, वो सैंक्शन जो भी है सिंगल सैंक्शन है और वो सैंक्शन कहने का मतलब कि जो भी है उसी पर सारे डिसबर्सिंग ऑफिसर को ऑपरेट करना है। तो डिविजनल ऑफ अकाउंटेंट जो है वो चेक करेगा, वो उस ऑर्डर को चेक करेगा जो कि एक तरह से उसको कह सकते हैं कि इस सैंक्शन में से कितना कितना किस किस डिसबर्सिंग ऑफिसर को अलॉट किया गया। वो ऑर्डर जो कि DO डिविजनल ऑफिसर या डिविजनल ऑफिस द्वारा इशू होगा, तो वो उसके द्वारा जो है DA इस चीज़ को देखेगा कि ट्रांजेक्शन उस लिमिट के बियॉन्ड ना हो। तो ये DA की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वो ऑर्डर DO से आएगा और सिंगल सैंक्शन में जब सबके लिए एक ही साथ सैंक्शन आया हो तो। नेक्स्ट है 132 है कि द 2 months इन शेड्यूल ऑफ विच ऑल वर्क्स आर इंक्लूडेड वेदर ए ट्रांजेक्शन हैज अपीयर्ड और नॉट। तो ये कह रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे बेस्ट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि द 2 months इन शेड्यूल ऑफ विच ऑल वर्क्स आर इंक्लूडेड, मतलब कि वो 2 मंथ है जबकि शेड्यूल जिस मंथ में, ठीक है, 2 मंथ है जिस मंथ में शेड्यूल ऑफ विच ऑल वर्क्स आर इंक्लूडेड, ठीक है, जो भी वर्क्स है, जितने भी वर्क्स हैं उन सारे के शेड्यूल्स जो भी है इंक्लूड करेंगे वेदर ए ट्रांजेक्शन हैज अपीयर्ड और नॉट, ट्रांजेक्शन उस वर्क में हुआ हो या ना हो वो सारा। यदि मान के चले कि इस 2 मंथ के अलावा दूसरे मंथ में ट्रांजेक्शन नहीं है तो हम उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। लेकिन सितंबर और मार्च, मतलब कि 6 मंथ वाले जो क्वार्टर होते हैं, जैसे कि मार्च में क्लोज हो गया तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, ठीक है, ये जो 6 मंथ का पीरियड है तो सितंबर में है, फिर नेक्स्ट 6 मंथ हमारा मार्च में आएगा। तो याद रखेंगे कि जो ये सितंबर और मार्च वाले में है तो इसमें क्या करेंगे, इस 2 मंथ में जितने भी वर्क्स है, जो भी शेड्यूल्स है, उसमें कोई ट्रांजेक्शन हुआ है, ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है, जो भी है उसको इंक्लूड करना ही करना है। अदर मंथ में कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस 2 मंथ में ट्रांजेक्शन हो नहीं हो, सितंबर और मार्च सप्लीमेंट्री में वो करना ही करना है। 133 द ऑब्जेक्शन बुक मेंटेन्ड AG ऑफिस इन फॉर्म 22 शुड बी क्लोज्ड एनुअली। ऑब्जेक्शन बुक है, ऐसा तो नहीं कि हम एक एक करके क्लोज करते जाएंगे, नहीं, ऑब्जेक्शन बुक है, साल भर का जो भी ऑब्जेक्शन होगा साल भर में क्लोज करेंगे। क्या ऑब्जेक्शन था, क्या क्लोज, क्या उसमें से क्लियर हो गया, क्या आउटस्टैंडिंग रह गया। तो AG ऑफिस में फॉर्म 22 में जो है हमारा एनुअली क्लोज होता है ऑब्जेक्शन बुक। ऑब्जेक्शन बुक ऊपर में हमने अभी पढ़ा था इससे ठीक पहले वाले वीडियो में कि जो हमारा वाउचर्स है या जो हमारा स्टाम्प्ड रिसीट होता है, जब वो रिसीव नहीं होता है तो हम उसकी एंट्री ऑब्जेक्शन बुक में करते हैं और इसको एनुअली क्लोज करना होता है। नेक्स्ट है हमारा 134 आइटम शुड बी रेफर टू डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर फॉर स्पीडी सेटलमेंट व्हेन द आइटम्स आर अनएडजस्टेड एट द ट्रेजरी फॉर द पीरियड मोर देन 3 मंथ्स। ये भी इम्पोर्टेंट है कि आइटम को रेफर किया जाना चाहिए डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर को फॉर स्पीडी सेटलमेंट, ठीक है। आइटम को डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर के पास हम भेजेंगे, रेफर करेंगे स्पीडी सेटलमेंट के लिए।
अब एसपीटी सेटलमेंट क्यों? कि व्हेन द आइटम्स आर अनएडजस्टेड एट द ट्रेजरी, यदि ट्रेजरी पे आइटम अनएडजस्टेड रह जाता है मोर देन 3 मंथ्स, यदि ट्रेजरी पे आइटम अनएडजस्टेड रह जाता है मोर देन 3 मंथ्स, तो हम इसको क्या करेंगे, डीएफओ को रेफर करेंगे फॉर एसपीडी सेटलमेंट के लिए। तो इस पॉइंट को भी इम्पोर्टेंट है, ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट आते हैं 135, नंबर ऑफ डेज विद इन विच कंजर्वेटर हैज़ टू पास द एब्स्ट्रैक्ट ऑफ C&D लेजर टू AG, 10 डेज। ठीक है, जो नंबर ऑफ डेज होगा विद इन विच, नंबर ऑफ डेज विद इन विच जो कंजर्वेटर है उसको पास करना पड़ता है द एब्स्ट्रैक्ट ऑफ C&D लेजर टू AG। तो जो हमारा कॉन्ट्रैक्टर एंड डिस्बर्सर लेजर है, इसका जो एब्स्ट्रैक्ट तैयार होगा तो इसको विद इन 10 डेज जो है वो AG को पास करना होता है। तो कंजर्वेटर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फॉरेस्ट कंजर्वेटर जो होंगे उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो C&D लेजर का जो एब्स्ट्रैक्ट तैयार होता है उसको विद इन 10 डेज AG ऑफिस को पास करना पड़ता है, सप्लाई करना पड़ता है, उसको प्रोवाइड कराना पड़ता है। नेक्स्ट है 136, रजिस्टर ऑफ चेक ड्रॉन FA2 इज सबमिटेड टू ऑन बाय। FA से भी बेस्ट क्वेश्चंस पूछते हैं, FA में जितने भी फॉर्म्स है ज़्यादा नहीं है, तो वो FA वाले फॉर्म्स को डेफिनेटली आप याद रख लेंगे, और उसमें एक PWA का भी फॉर्म्स है उसको भी आप लोग डेफिनेटली याद कर लेंगे। एक दो क्वेश्चंस यहाँ से आते ही आते हैं बेस्ड ऑन फॉर्म्स, नहीं भी आ सकते हैं लेकिन संभावना है आ सकते हैं। तो रजिस्टर ऑफ चेक ड्रॉन FA2 इज सबमिटेड टू ऑन बाय। तो कह रहा है कि रजिस्टर ऑफ चेक ड्रॉन, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसमें ये पॉइंट है, इसलिए एग्जाम में फंसाने के लिए वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। फंसेंगे कहाँ पे? तो ये कह रहा है कि रजिस्टर ऑफ चेक ड्रॉन FA2 इज सबमिटेड टू ऑन और बाय, तो ये कह रहा है कि नेवर, द एब्स्ट्रैक्ट इज सबमिटेड ऑन द लास्ट डे ऑफ द मंथ। ठीक है, तो ये रजिस्टर ऑफ चेक ड्रॉन FA2 जो है वो सबमिट नहीं किया जाता है, वो सबमिट क्या किया जाता है, तो एब्स्ट्रैक्ट सबमिट किया जाता है ऑन द लास्ट डे ऑफ द मंथ। तो रजिस्टर ऑफ चेक ड्रॉन FA2 में उसको सबमिट नहीं किया जाता है, ये ध्यान में रखेंगे। तो वो एग्जाम में पूछ सकता है कि सबमिट किया जाता है, तो ये फंसाने के लिए पूछा जा सकता है क्वेश्चन। 137, a payment voucher is exempted from submission provided amount does not exceed 1000 फॉर PWD 25 फॉर फॉरेस्ट रेस्पेक्टिवली। तो इस केस में यदि इतने के वाउचर्स हैं 1000 फॉर PWD और 25 फॉर फॉरेस्ट, तो उसके वाउचर्स को सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको होल्ड कर सकते हैं, रख सकते हैं, नहीं भेजेंगे। वर्क कंटिजेंसी मीन्स क्या होता है? द एक्सपेंडिचर विच कैन नॉट बी क्लासिफाइड इनटू अ डिस्टिंक्ट सबहेड। यदि कोई एक्सपेंडिचर है उसको किसी डिस्टिंक्ट सबहेड में क्लासिफाइड नहीं कर सकते हैं, तो उसको हम वर्क कंटिजेंसी में रखेंगे, तो ये पॉइंट याद रखेंगे। लोकल लोन वर्क मीन्स का क्या मतलब हुआ कि वर्क बाय PWD ऑन बिहाफ ऑफ लोकल बॉडीज ETC आउट ऑफ लोन गिवन टू बाय गवर्नमेंट। पता नहीं ये मिसप्रिंट हो गया है। तो लोकल लोन वर्क मीन्स मतलब हो गया कि वर्क बाय PWD हो गया, ठीक है, PWD वर्क करेगा ऑन बिहाफ ऑफ लोकल बॉडीज। ठीक है, वर्क कंटिजेंसी जब हम उसको क्लासिफाइड नहीं कर सकते हैं किसी डिस्टिंक्ट सबहेड में, तो हम उसको वर्क कंटिजेंसी में रखेंगे। लोकल लोन कि ऑन बिहाफ ऑफ लोकल बॉडी जो वर्क PWD, देखो PWD के द्वारा किया जाएगा तो वो लोकल लोन वर्क में आ जाएगा। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ मैन्युफैक्चरर वर्कशॉप ऑपरेशंस आर अकाउंटेड फॉर इन। तो वैल्यू ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, जब कोई मैन्युफैक्चर है या कोई वर्कशॉप ऑपरेशन हो रहा है, तो इसमें जो फिनिश्ड प्रोडक्ट आया है, तो उसका जो होगा वो अकाउंटेड होगा किस में? आउटर्न अकाउंट में वो उसकी अकाउंटिंग होगी। नेक्स्ट नेक्स्ट है व्हेन अ डिवीजन अंडरटेक अ सर्विस ऑन बिहाफ ऑफ अनदर डिवीजन। अब एक ये डिवीजन है और एक ये डिवीजन है, इस डिवीजन ने सर्विस लिया ऑन बिहाफ ऑफ, इसके बिहाफ पर सर्विस ये कर रहा है, ठीक है, और सप्लाइज मटेरियल टू अनदर डिवीजन, द सेटलमेंट इज रिजॉर्टेड थ्रू एडवांस पेमेंट। तो उस केस में सेटलमेंट कैसे होगा? दो केस बताया गया है कि जब कोई डिवीजन अंडरटेक करता है किसी सर्विस को ऑन बिहाफ ऑफ अनदर डिवीजन, मतलब इस डिवीजन के बिहाफ पर सर्विस इसने अंडरटेक करा, इस डिवीजन ने,
या सप्लाइज मटेरियल टू अनदर डिवीजन, या इस डिवीजन ने इस डिवीजन को मटेरियल सप्लाई किया, तो जो सेटलमेंट होगा, तो एक तो दूसरे डिवीजन के बिहाफ पर कोई सर्विस अंडरटेक कर रहा हो, या एक डिवीजन से दूसरे डिवीजन में मटेरियल सप्लाई हो रहा हो, तो उसका जो सेटलमेंट होता है वो एडवांस पेमेंट के द्वारा होता है। इमीडिएट असिस्टेंस टू द फैमिली इफ डिसीज्ड गवर्नमेंट सर्वेंट शैल बी। तो इमीडिएट असिस्टेंट हमने ऊपर पढ़ा था कि हु इज़ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, तो हमने पढ़ा था कि हेड ऑफ ऑफिस, हेड ऑफ डिपार्टमेंट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होता है टू ग्रांट जो भी असिस्टेंस होता है डिजीज गवर्नमेंट सर्वेंट को प्रोवाइड करने के लिए। तो जो हमें इमीडिएट असिस्टेंट मिलेगा तो वो क्या होता है 2 मंथ्स बेसिक प्लस डी ए सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 8,000, ये इसका लिमिट होता है कि यहाँ तक असिस्टेंस, इमीडिएट असिस्टेंस जो डिसीज गवर्नमेंट सर्वेंट है उसको दिया जाना चाहिए या दिया जा सकता है। 143 है कि हु परमिट द डीओ थ्रू एलओसी टू ऑब्टेन फंड्स फॉर ऑल डिसबर्समेंट बाय चेक ऑन बैंक। ये भी क्वेश्चन है कि डीओ कौन परमिट करता है थ्रू एलओसी कि वो ऑब्टेन करे फंड फॉर ऑल डिसबर्समेंट्स बाय चेक ऑन बैंक। मतलब कि ये डीओ है और जो भी इसको पेमेंट करना है, ठीक है, तो ये पेमेंट करेगा। जो भी डिसबर्समेंट करना है तो कहाँ से करेंगे, तो इसको एलओसी मिलता है। एलओसी कौन देता है, चीफ कंट्रोलर ऑफ अकाउंट्स के द्वारा इसको एलओसी मिलता है। और वो फिर क्या करेंगे, चेक के द्वारा बैंक से उसको ड्रॉ करेंगे, डिसबर्समेंट कर देंगे। जो भी चीज़ होगा, जिसको भी डिसबर्स करना होगा, जो भी पेमेंट करना होगा, तो वो इस हिसाब से कर लेंगे। तो ठीक है, चीफ कंट्रोलर ऑफ अकाउंट्स से उसको वो एलओसी मिलता है डीओ को, और उसके बाद वो फिर वहाँ से मनी ड्रॉ करके जो भी डिसबर्समेंट है, जो भी पेमेंट है, वो करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द थ्री फोल्ड फंक्शंस ऑफ डीएआर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थ्री फोल्ड फंक्शन, 3 फंक्शंस हो गए। डीए का क्या है, तो एक एज एन अकाउंटेंट, एक इंटरनल चेकर और एक फाइनेंशियल असिस्टेंट के रूप में वो काम करते हैं। ठीक है, अकाउंटेंट के रूप में, इंटरनल चेकर के रूप में और फाइनेंशियल असिस्टेंट्स के रूप में वो काम करते हैं। नेक्स्ट है 145 action by DA when a fact brought to the notice of DA and the same is overruled by the latter। कोई उसमें कमी मिला, कोई ऑब्जेक्शंस है, कोई नोटिस, जो भी चीज़ उसने फाइंडिंग्स है डीए ने और उसको डीओ के नोटिस में लाया और डीओ ने उसको ओवर रूल कर दिया, तो वो क्या करेगा कि अवॉइड बाय द ऑर्डर्स ऑफ डीओ एंड फ्री टू पुट द सेम इन ऑब्जेक्शन बुक CPWS 60 में। तो डीए तो डीओ का पालन करेगा, जो भी ऑर्डर्स उनको मिलेंगे उस हिसाब से करेगा, लेकिन वो यदि सेटिस्फाइड नहीं है तो ऑब्जेक्शन बुक में जो कि CPWS 60 में है, उस ऑब्जेक्शन बुक में उस फैक्ट की एंट्री करेंगे। नेक्स्ट आता है सैंक्शन अकॉर्डेड बाय द डीओ एक्सेप्ट सैंक्शन टू राइट ऑफ स्टोर्स और लॉस ऑफ पब्लिक मनी इज चेक्ड बाय। तो जो सैंक्शन अकॉर्डेड बाय द डीओ एक्सेप्ट सैंक्शन टू राइट ऑफ स्टोर्स और लॉस ऑफ पब्लिक मनी इज चेक्ड बाय। ठीक है, जो राइट ऑफ स्टोर्स है या कोई लॉस है पब्लिक मनी का, तो उसको राइट ऑफ करने का, ठीक है, उसको जो है, तो वो मतलब कह रहा है कि जो भी सैंक्शन है अकॉर्डेड बाय डीओ एक्सेप्ट सैंक्शन, ये वाला जो सैंक्शन इसकी बात कर रहा है, ये भी इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये कह रहा है कि जो भी चेकिंग है वो डीए चेक करेगा और सैंक्शन टू राइट ऑफ स्टोर्स और लॉस ऑफ पब्लिक मनी इज चेक्ड बाय पीएओ। ठीक है, तो जो भी सैंक्शंस अकॉर्डेड बाय डीओ है, ठीक है, तो वो डीए चेक करेगा। और जो सैंक्शंस टू राइट ऑफ स्टोर्स और लॉस ऑफ पब्लिक मनी है, कि राइट ऑफ करना है, कोई पब्लिक मनी है, कोई लॉस है, स्टोर का लॉस है, पब्लिक मनी का लॉस है, तो उसको राइट ऑफ करना है यदि, तो वो चेकिंग जो है पीएओ के द्वारा किया जाएगा। द टू क्राइटेरिया ऑन द बेसिस ऑफ विच वर्किंग डिवीजन प्रिपेयर्स द बजट फॉर स्टॉक। दो क्राइटेरिया क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ विच वर्किंग डिवीजन प्रिपेयर द बजट फॉर स्टॉक। जो वर्किंग डिवीजन है वो प्रिपेयर करेगा बजट, स्टॉक का बजट प्रिपेयर करेगा ऑन द बेसिस ऑफ टू क्राइटेरिया। तो व्हाट आर द टू क्राइटेरिया, तो एक तो होता है डायरेक्ट परचेज कर सकता है जो बजट बनाएगा, तो डायरेक्ट परचेज कितना करना, और दूसरा कि स्टोर डिवीजन से इंटेंट के द्वारा क्या करना। तो जो वर्किंग डिवीजन का जो बजट तैयार होता है, तो वो दो क्राइटेरिया को ध्यान में रखा जाता है। पहला कि डायरेक्ट परचेज के लिए क्या करना है, और इंडेंट स्टोर डिवीजन किसी दूसरे स्टोर डिवीजन से इंडेंट के द्वारा, तो इस
क्राइटेरिया को ध्यान में रख करके बजट तैयार किया जाता है स्टॉक का। नेक्स्ट है फॉर पर्पस ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोल द ग्रांट अलॉटेड टू ईच मेजर हेड ऑफ अकाउंट इज डिवाइडेड इनटू प्राइमरी यूनिट। जो सबसे मतलब कि स्मॉलेस्ट यूनिट हो सकता है जहाँ पे कि अल्टीमेट एक्सपेंडिचर होना है, ठीक है। तो फाइनेंशियल कंट्रोल पर्पस के लिए जो है जो भी ग्रांट अलॉट किया जाता है हर मेजर हेड को, उसको डिवाइड किया जाता है प्राइमरी यूनिट पे कि किस किस यूनिट पे कितना वो होना है। जैसे कि ऑफिस एक्सपेंसेस, सैलरी, डीए, ये सब एक प्राइमरी यूनिट है। तो फाइनेंशियल कंट्रोल के लिए जो है जो अलॉटमेंट हुआ है तो उसको जो भी मेजर हेड में जो भी अलॉट हुआ है उसको एक तरह से हम प्राइमरी यूनिट में डिवाइड कर देते हैं ताकि उस पर फाइनेंशियली उसको कंट्रोल किया जा सके, बजट को एक तरह से मेंटेन किया जा सके। 149 है द थ्री सेक्टर्स इनटू विच कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया इज डिवाइडेड इनटू। तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया 3 सेक्टर में डिवाइडेड, जनरल, सोशल और इकोनॉमी, ठीक है। जनरल, सोशल और इकोनॉमिक जीएसई 3 सेक्टर में वो डिवाइडेड है, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है 150 the first LOC for a financial year is given to the DDO by beginning of the financial year। जो फर्स्ट LOC आएगा वो बिगनिंग ऑफ द, इस पे भी मैं एक वीडियो सेपरेट वीडियो कोशिश करूंगा बनाने का, ठीक है। जो LOC वाला पार्ट है उस पे भी बेस्ट क्वेश्चंस आते हैं। द फर्स्ट LOC ऑफ ए फाइनेंशियल ईयर इज गिवन टू द DDO। तो बिगनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में जो फर्स्ट LOC उसको मिल जाता है। नेक्स्ट है ऑल चेक शुड बियर टू सिग्नेचर ऑफ द अमाउंट ऑफ चेक इज 10 लाख और मोर। तो ऐसा तो नॉर्मली सिंगल सिग्नेटरी होता है, लेकिन यदि चेक का अमाउंट 10 लाख और उससे ज़्यादा का होता है तो उसमें 2 सिग्नेटरी होने चाहिए, उसमें 2 लोगों के साइन होने चाहिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10 लाख तक में नहीं, मतलब 10 लाख से कम है तो नहीं ज़रूरत पड़ेगा, सिंगल साइन का सफिशियंट है। मोर देन 10 लाख और मोर देन 10 लाख में डबल 2 सिग्नेटरी की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है परमानेंट कैश इंटरेस्ट इज रिकूप्ड बाय डेबिट और क्रेडिट हेड। तो जो परमानेंट कैश इंटरेस्ट था उसको रिकूप करना पड़ेगा, तो डेबिट टू ऑफिस कंटिजेंसी करके, ठीक है। कैसे हम रिकूप करेंगे? परमानेंट कैश इंटरेस्ट था तो इसको रिकूप करना होगा, तो बाय डेबिट टू ऑफिस कंटिजेंसी को डेबिट करके हम परमानेंट कैश इंटरेस्ट को रिकूप करेंगे। एडवांसेस ड्रॉन बाय द डीओ फॉर रिपब्लिक डे, आईडी, ईटीसी शुड बी एडजस्टेड विद इन। जो एडवांस ड्रॉ किया गया है डीओ के द्वारा, रिपब्लिक डे हो गया या फिर IDETC शुड भी, तो उसको विद इन अ मंथ एडजस्ट कर लेना चाहिए। नेक्स्ट है पेमेंट ऑफ द बिल्स ऑफ SE एंड CE आर मेड बाय। तो SE और CE जो सुपरिटेंडेंट इंजीनियर है या चीफ इंजीनियर है, तो जो पेमेंट होंगे उनके बिल के, वो पेमेंट PAO के द्वारा होते हैं। तो SE मतलब सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, चीफ इंजीनियर के जो बिल्स हैं उनका जो पेमेंट होता है वो PAO के द्वारा होता है। एज पर फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ स्टोर्स द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ स्टोर शैल बी डेबिटेड टू। एज पर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ स्टोर, जो प्रिंसिपल फंडामेंटल ऑफ स्टोर है, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ स्टोर शैल बी, तो जो एक्विजिशन होगा, जैसे कि स्टोर का एक्विजिशन हुआ या स्टोर जो बना, तो उसका जो कॉस्ट होगा वो कॉस्ट कहाँ डेबिट होगा? तो कॉस्ट जो है मतलब कि सस्पेंस अकाउंट में डेबिट किया जाएगा। क्लियर है? मतलब कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ स्टोर कहाँ जाएगा? तो वो सस्पेंस अकाउंट में डेबिट होगा। इशू रेट इज प्राइस्ड वोकेबलरी, इशू रेट इन प्राइस्ड वोकेबलरी ऑफ स्टोर इज फिल्ड इन बाय डिविजनल ऑफिस। एक प्राइस्ड वोकेबलरी स्टोर होता है और उसमें जो इशू रेट होता है वो डिविजनल ऑफिस के द्वारा उसमें रेट मेंशन किया जाता है। एक्सेस ऑन एडजस्टमेंट ऑफ स्टोर इन रेवेन्यू डिवीजन, रेवेन्यू अकाउंट शुड बी अकाउंटेड फॉर इन। तो एक्सेस ऑन एडजस्टमेंट ऑफ स्टोर in revenue division account should be accounted for। तो 0059 and minus debit to 4059 in case of capital division। तो ये कह रहा है कि एक्सेस है और उसका एडजस्टमेंट होना है तो रिवेन्यू में होगा तो 0059 हो जाएगा, लेकिन यदि कैपिटल की बात करें तो उसको वहाँ पे माइनस डेबिट करना पड़ेगा 4059 को, क्योंकि 0059 में तो क्रेडिट हो जाएगा, एंड माइनस डेबिट करेंगे 4059 इन द केस ऑफ कैपिटल डिवीजन है। कैपिटल डिवीजन वाले केस में माइनस डेबिट उसको करके क्लियर करेंगे जो एडजस्टमेंट होना है।
द न्यूमेरिकल अकाउंट ऑफ टूल्स एंड प्लांट का न्यूमेरिकल अकाउंट मतलब वैल्यू अकाउंट, उसमें क्वांटिटी नहीं होंगे, मतलब कि क्वांटिटी होगा उसमें आइटम नहीं होगा। न्यूमेरिकल वही हुआ, वैल्यू जो भी है। ऑफ जनरल एज वेल एज स्पेसिफिक कैटेगरीज शुड बी केप्ट एट सब डिविजनल ऑफिस। तो न्यूमेरिकल अकाउंट ये इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल अकाउंट कहाँ पे होता है? सब डिविजनल ऑफिस में मेंटेन होता है। न्यूमेरिकल अकाउंट सब डिविजनल ऑफिस में मेंटेन होता है। 159 है रिसीट डिस्पोजल एंड बैलेंस ऑफ रोड मेटल ऑफ इच काइंड इन CPW 16। ऊपर भी एक क्वेश्चन आया था, सॉरी। रिसीट डिस्पोजल एंड बैलेंस मतलब कि रिसीट हुआ, उसमें से क्या डिस्पोज हुआ या क्या इशू हुआ और क्या बैलेंस बच गया रोड मेटल का, जो कि CPW 16 में होता है। तो शुड शो डिनोमिनेशन सच एज फीट बाई फीट, टन बाई टन, ETC। तो ये याद रखेंगे, जो ये दिखाया जाता है वो किलोमीटर बाई किलोमीटर में दिखाया जाता है कि क्या रिसीट है, क्या डिस्पोजल है, क्या बैलेंस बच रहा है, हर किलोमीटर पे कितना रोड मेटल यूज हो रहा है उस हिसाब से। तो किलोमीटर बाई किलोमीटर पर ये चीज़ बताया जाता है। 160 है कि if an item which properly belongs to a revenue or expenditure head is wrongly classified under another subhead, the rectification shall be credited by timeline. If an item which properly belongs to a revenue, कोई आइटम है जो कि प्रॉपरली बिलोंग्स कहाँ से करता है? रिवेन्यू और एक्सपेंडिचर हेड, रिवेन्यू और एक्सपेंडिचर हेड से बिलोंग करता है, इज रॉन्गली क्लासिफाइड अंडर सच हेड, द रेक्टिफिकेशन अनोदर, अच्छा सच है, अनोदर सच हेड, मतलब ये कह रहा है कि कोई हेड है, ठीक है, और वो बिलोंग करता है रेवेन्यू या एक्सपेंडिचर हेड से बिलोंग करता है और उसको रॉन्गली क्लासिफाइड कर दिया गया किसी दूसरे में। मतलब कोई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का कोई वन हेड है, जबकि वो रॉन्गली किसी दूसरे हेड में उसको क्लासिफाई कर दिया गया। तो रेक्टिफिकेशन जो है वो करेक्टेड होगा, कैसे होगा? तो बिफोर द अकाउंट ऑफ द ईयर इज क्लोज्ड। तो इस केस में क्या होगा कि अकाउंटिंग ईयर क्लोज होने से पहले ही इसका रेक्टिफिकेशन होगा। तो मैं इस पे बेस्ड एक चैप्टर है शायद ट्रांसफ़र एंट्री का, उस पे मैं एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा, ठीक है। और ट्रांसफ़र एंट्री से रिलेटेड आप ये कंफर्म मान लें कि क्वेश्चंस पूछे ही पूछे जाते हैं। मुझे याद है एक क्वेश्चन, तो मुझे याद है इसी तरीके का क्वेश्चन था कि एक रेवेन्यू कैपिटल हेड था और एक शायद मुझे एग्जैक्ट ध्यान में नहीं है, लेकिन था कि मिस क्लासिफिकेशन ही था। तो उसका रेक्टिफिकेशन करने के लिए डेबिट और क्रेडिट का क्या एंट्री करना पड़ेगा, तो इस पे मैं एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा ताकि ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। और उससे बेस्ड क्वेश्चंस आप मान के चले कि क्वेश्चंस आते ही आते हैं, एक दो क्वेश्चंस तो एटलीस्ट आने ही आने हैं, जहाँ तक मुझे लग रहा है। लास्ट एग्ज़ाम में भी जो 2021 में एग्ज़ाम हुआ है उसमें भी एक क्वेश्चन तो मुझे ध्यान में है, बाकी का तो नहीं कह सकता। एक क्वेश्चन जो मैंने अभी बताया है वो क्वेश्चन था, तो मैं उस पर सेपरेट वीडियो लाऊंगा। तो आज का सेशन यही ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम इसके नेक्स्ट पार्ट को कवर करेंगे। तब तक के लिए आप लोगों ने वीडियो देखा, अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। तो ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग और तब तक के लिए जय हिंद।